आज की ये डबल मर्डर की कहानी आंध्र प्रदेश के निल्लौर से। यहाँ पर एक जगह है पेदारूपल्ली। इस पेदारूपल्ली में एक इलाका है अशोक नगर। ये कहानी इसी अशोक नगर से शुरू होती है। यहाँ पर एक महिला जो कि लोगों के घरों में दूध बांटा करती थी, वो सुबह डेली रूटीन के हिसाब से अपने घर से दूध लेकर निकलती और उसके बाद अशोक नगर इलाके में अलग अलग घर में दूध बांटने का काम किया करती थी। 28 अगस्त 2022 को भी वो अपनी रूटीन के हिसाब से घर से निकलती है और उसके बाद अशोक नगर इलाके में कुछ घर में वो दूध बांटती है। और उसके बाद उसी अशोक नगर इलाके में जब वो एक घर में जाती है तो देखती है कि उस घर का जो मेन दरवाज़ा है वो थोड़ा सा खुला हुआ है। वो वहाँ पर जाती है और उस दरवाजे को पूरा खोलने की कोशिश करती है ताकि वो उस घर में दाखिल हो। इससे पहले वो दरवाज़ा हमेशा बंद रहा करता था, उसे आवाज़ देकर या बेल बजाकर उसे खुलवाना पड़ता था। लेकिन जब वो थोड़ा दरवाज़ा खुला देखती है तो वो पहले थोड़ा चौंकती है, लेकिन वो फिर ये सोचती है कि शायद कोई घर से बाहर गया होगा। लेकिन अब वो पूरा दरवाज़ा खोलने की कोशिश करती है तो देखती है कि कोई चीज़ उस दरवाजे को आड़ लगाए हुए, यानी वो दरवाज़ा पूरा नहीं खुल रहा है। ये देखकर वो अंदर झांकने की कोशिश करती है और जैसे ही वो अंदर झांकती तो उसकी एक लंबी चीख निकल जाती। असल में उस दरवाजे को जो आड़ की गई थी वो एक डेड बॉडी थी, यानी एक लाश से वो दरवाज़ा आधा खुला हुआ था जिसे पूरा नहीं खोला जा सकता था। और वो ये देखने के बाद जब चीख मारती तो आस पड़ोस के लोग भी वहाँ पर पहुँच जाते हैं। और वो जब उस दरवाजे के पीछे देखते हैं तो देखते हैं कि इस घर के मालिक, यानी जो इस घर का मालिक था, उसकी लाश पड़ी हुई है। वो फौरन घबराते हैं और उसके बाद फिर पुलिस को कॉल करते हैं। पुलिस को जैसे ही इसकी खबर मिलती फौरन वो वहाँ पर पहुँचती और उसके बाद फिर वो उस बॉडी को साइड करती है। वो देखती है कि इस घर के जो मुखिया हैं उसका मर्डर हो चुका है। फिर वो अब उस घर के अंदर जाती है। जैसे ही पुलिस वाले अंदर जाते हैं तो देखते हैं कि उस घर के अंदर एक बेड पर एक महिला की लाश पड़ी हुई, जो कि पहचान में पता चला कि यह महिला इस व्यक्ति की पत्नी। जो पुरुष उसकी पहचान वासी रेड्डी कृष्णा राव के तौर पर होती और जो महिला जिसकी मृत्यु, जिसकी हत्या अंदर बेड पर की गई थी, उसका नाम सुनीता था। पुलिस वाले इन दोनों की पहचान कर लेते हैं और अब उस जगह पर मौका वारदात पर सारी चीज़ों की तफ्तीश करना शुरू कर देते हैं। वो देखते हैं कि इस घर में लूटपाट के संकेत दिखाई दे रहे हैं, यानी जो अलमारी है वो कई ऐसी लॉकर्स हैं जिसे तोड़ा गया और कई ऐसे लॉकर्स थे जिन्हें चाबी से खोला गया है। वो आसपास की चीज़ों को बड़े गौर से देखते हैं तो उन्हें ये शुरुआत में ये समझ में आ जाता है कि इस घर में लूटपाट की गई है और लूटपाट के चक्कर में इन दोनों दंपत्ति का कत्ल किया गया है। वो अब उस बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजते हैं तो पता चलता है कि उसका कत्ल किसी आम तरीके से नहीं बल्कि एक दरिंदगी से किया गया था, यानी चाकुओं से उन दोनों के गले को काटा गया था और उन्हीं चाकुओं से बेतहाशा उनके शरीर पर कई वार किए गए थे। अब पुलिस इधर तफ्तीश करती है, ये जानने की कोशिश करती है कि आखिर क्या वजह हुई होगी या कौन वो व्यक्ति होगा जिसने इन दोनों का कत्ल किया और घर से वो सारा सामान, वो सारे जेवरात लूट कर चले गए। तफ्तीश में पता चलता है कि इनके दो बेटे भी हैं और वो दो बेटे अलग अलग शहरों में सेटल हैं। वो अपने माता पिता से अलग रहते हैं और उसके बाद फिर अब उनको बुलाया गया, उनसे भी पूछताछ की गई, आस पड़ोस के लोगों से पूछताछ की जा रही थी। लेकिन इस कत्ल के बारे में कोई भी ऐसा शख्स नहीं था जो ये सामने आकर कहे कि उसे इस कत्ल के बारे में कुछ पता है। अब पुलिस अपने तरीके से इसकी तफ्तीश करने की कोशिश करती, शुरुआती जो भी चीज़ होती, जो भी एविडेंस होते, उसे कलेक्ट करती और अब वो इस तरह की वारदात करने वाले जितने भी मुजरिम पहले उनकी हिस्ट्री में होते, उनसे पूछताछ करने का फैसला करती। वो अलग अलग गैंग को उठाते, उनसे पूछताछ करते, जिन पे ज़्यादा शक होता उन पे जोर भी आजमाते, उनसे सख्ती से पेश आते और बाकी जो क्रिमिनल्स जेल में होते उनसे भी अपने मुखबिर के ज़रिए पूछताछ करवाते या बहाने बहाने से इस वारदात के बारे में जानकारी निकलवाने की कोशिश करते। लेकिन ये तमाम कोशिश पुलिस के कोई काम नहीं आती, पुलिस नाकाम रहती है इस कत्ल के बारे में पता करने में। इसी बीच पुलिस अब ये फैसला करती है कि इनके जो रिश्तेदार हैं
और जो इनके करीबी लोग हैं उनसे पूछताछ की जाए। शायद उनके थ्रू कोई क्लू मिल जाए, या हो सके कि वो उनमें से ही कोई एक व्यक्ति हो जो इस कत्ल को अंजाम दिया है। पुलिस ये फैसला करती है। अब पुलिस अलग अलग रिश्तेदारों को बुला बुला कर पूछताछ करती, जो नहीं आते उनके घर जाती, और जिसका भी उनके साथ किसी भी तरह का रिलेशन होता वो उनको बुलाकर पूछताछ करते। शुरुआत में पता चलता है कि असल में इन दंपत्ति का जो कारोबार था वो कारोबार कैंटीन का था। वो टिफ़िन तैयार करके उस टिफ़िन को बेचा करते थे। इस तरह से वो ये काम 10 सालों से कर रहे थे। उनके पास इस कारोबार में उनका एक नौकर भी था। पुलिस उसे भी उठाती और पूछताछ करती, लेकिन अभी तक की जो हफ्ते भर की तफ्तीश थी उसमें पुलिस को कोई भी ऐसा क्लू नहीं मिलता जिससे इस कत्ल का राज फाश हो सके। पुलिस अब स्लो हो चुकी थी, पुलिस की तफ्तीश थोड़ा धीमी हो जाती, क्योंकि अभी तक शुरुआती पूछताछ में पुलिस के हाथ कुछ नहीं लगता। लेकिन अब भी पुलिस हार नहीं मानती। पुलिस अपने मुखबिरों को अलग अलग लोगों पे, यानी रिश्तेदारों पे, बाकी दोस्तों पे, और जिनके साथ उनकी कोई दुश्मनी कभी भी हुई हो उनके ऊपर नज़र रखने को कहते, और कोई भी ऐसी चीज़ जो थोड़ा शक पैदा करे, यानी वो सस्पेक्ट हो, तो वो पुलिस को बताओ। पुलिस फिर उनको उठाकर पूछताछ करे उस लाइन में, तो शायद कातिल का पता चल सकता है। पुलिस ये काम करती है। अब पुलिस के मुखबिर अलग अलग तरीके से अपनी तफ्तीश करते हैं। इसी बीच एक मुखबिर के जरिए पुलिस को ये पता चलता है कि इन दंपत्ति यानी कृष्णा राव और उनकी पत्नी सुनीता, इनका एक रिश्तेदार है जिसका नाम रामकृष्ण है। वो हाल ही में कुछ फर्नीचर खरीदा है, यानी इस घर से जो लूटपाट हुई थी उसकी कीमत लगभग 1.5 लाख रुपए कैश के तौर पर, और कुछ जेवरात जो कि उन फैमिली के थे वो गायब हुए थे। पुलिस को जैसे ही ये पता चलता है कि रामकृष्ण इन सारे सामानों को खरीद रहा है और इससे पहले उसके पास इतने पैसे नहीं थे, तो पुलिस को शक पैदा होता है। पुलिस अब उसके पीछे मुखबिर को और तफ्तीश करने को लगा देती है कि और भी जानकारी इकट्ठा करो। तो वो पुलिस को बताता है कि इनके पास अभी तक पैसा नहीं था, लेकिन इस बीच, यानी कत्ल के अभी हफ्ते भर ही गुजरे थे, कि इस बीच वो कई सारे फर्नीचर खरीदता है, बेड खरीदता है, अलमारी खरीदता है, जिसमें वॉशिंग मशीन भी खरीदता है। अब पुलिस को इसके ऊपर डाउट और होने लगता है। पुलिस अब उसके बाद इसके ऊपर तफ्तीश करना चाहती है। अब पुलिस उसका CDR निकालती है, कॉल डिटेल रिपोर्ट, ताकि इसकी कॉल पे किस किस व्यक्ति से बात होती है इसके बारे में पता किया जा सके, और शायद इन कॉल डिटेल से ये पता चल जाए कि ये किन लोगों के कांटेक्ट में था और इस कत्ल में कौन लोग शामिल हैं। पुलिस उसका CDR निकालती है तो पता ये चलता है कि ये व्यक्ति, यानी जो रामकृष्ण था, वो एक नंबर पे काफ़ी देर तक बात किया करता था। वो नंबर जब उसका पता लगाया गया तो पता ये चला कि वो नंबर जो दंपति जिनका मर्डर हुआ था उनके नौकर शिवा का था। पुलिस को जैसे ही ये पता चलता है पुलिस थोड़ा शॉक्ड होती है कि आखिर रिश्तेदार तो कृष्णा राव के थे, लेकिन इनका ताल्लुक उनके नौकर के साथ कैसा है। नौकर एक नौकर होता है, बहुत ज़्यादा फैमिली का इन्वॉल्वमेंट नहीं उसमें होता है। तो पुलिस को ये चीज़ और शक के घेरे में लेकर आती है। पुलिस अब उसकी CDR निकालती है उस शिवा के, तो पता ये चलता है कि ये दोनों एक दूसरे से काफ़ी देर तक बातचीत भी किया करते थे, और उस वक्त भी ये एक दूसरे से बात कर रहे थे जब इन दंपत्ति का कत्ल हुआ उस दिन, यानी 28 अगस्त 2022 को। अब पुलिस उन दोनों नंबर की लोकेशन निकालती है। लोकेशन निकालने के बाद पता ये चलता है कि रात 28 अगस्त और 27 अगस्त की जो दरमियानी रात थी, उस रात को ये दोनों नंबर इन दंपत्ति के घर में ट्रेस होता है, यानी कृष्णा राव और सुनीता के घर में इन दोनों का नंबर दिखाया जाता है कि ये दोनों नंबर उस वक्त वहाँ पर मौजूद थे। अब पुलिस को ये समझ में आ गया था कि इन दोनों मर्डर में इन दोनों व्यक्ति का ही हाथ है। पुलिस अब और आगे की तफ्तीश करती है कि क्या कोई और भी व्यक्ति इनके साथ मिला हुआ है, लेकिन पुलिस अब बिंदास तरीके से इनके ऊपर हाथ नहीं डाल सकती थी। उसकी वजह ये थी कि उन्हें और भी सबूत इकट्ठा करने थे जिससे ये साबित हो सके कि वाकई में ये दोनों कातिल हैं। पुलिस और कोशिश करती है। पुलिस इस वजह से भी हाथ नहीं डालती उनके ऊपर, क्योंकि जिस वक्त इनका कत्ल हुआ उसके बाद जो रिपोर्ट लिखाई गई उसमें, और जो आखिरी रस्म थी अंतिम संस्कार उसमें, और बाकी अर्थी को सजाने में, ये दोनों बहुत आगे आगे थे। यानी उस मर्डर पे, उस कत्ल पे ये दोनों बेतहाशा रोया भी करते थे।
देखने में और लोगों को समझने में ये समझ में आ रहा था कि ये दोनों काफ़ी गमगीन हैं। तो पुलिस ये क्लियर करना चाहती थी कि और भी कोई सबूत मिल जाए जिसकी वजह से इनके ऊपर आसानी से हाथ डाला जा सके। और उसके बाद पुलिस की तफ्तीश में पता चलता है कि जो शिवा है उसने भी हाल ही में कुछ सामान खरीदे, वो भी इसी फर्नीचर से रिलेटेड, टीवी वगैरह ये सारी चीज़ें खरीदता है। अब पुलिस को इनके ऊपर जो शक था वो यकीन में बदल चुका था। पुलिस ये फैसला करती है कि अब इनको गिरफ्तार करके इनसे पूछताछ की जाएगी। पूछताछ करने के लिए उन्हें गिरफ्तार किया जाता है, थाने लेकर आया जाता है और थाने लाने के बाद अब इनसे पूछताछ का सिलसिला शुरू होता है। पूछताछ में शुरुआत में वो इन सारी बातों से इनकार करते हैं, लेकिन जब पुलिस अपने पुलिसिया अंदाज में पूछताछ करती है, उनसे सख्ती से पेश आती, अपने जो जोर होता है उसे आजमाती, तो एक एक कर ये दोनों इस जुर्म को कबूल कर लेते हैं। वो बताते हैं कि हाँ, उन्होंने ही इन दोनों व्यक्ति का कत्ल किया और कत्ल की वजह कुछ और नहीं बल्कि लूटपाट ही थी। यानी ये लोग जानते थे, ये लोग उनके घर में आया जाया करते थे कि इनके पास काफ़ी पैसा और जेवर भी है, तो वो उस जेवर पे नज़र गड़ाए हुए थे। लेकिन इनमें जो नौकर शिवा था उसकी एक और वजह थी। वो वजह ये थी कि वो उनके यहाँ काम करता था और अक्सर गुस्से में कृष्णा राव और उनकी पत्नी सुनीता इसके ऊपर काफ़ी डांटा बोला करते थे, चिल्लाया करते थे, जिसकी वजह से इसको खुन्नस थी कि अगर इसे मौका मिलेगा तो वो इन दोनों का कत्ल कर देगा। और यही वजह उसे उन दोनों का कत्ल करने पे हावी हो जाती है। वो उस दिन 28 अक्टूबर की रात में वो उस घर में जाते हैं, लेकिन घर में जाने के लिए वो दरवाज़ा पहले से खुला होता है। उसकी वजह ये होती है कि असल में जो सुनीता थी वो अक्सर रात में अपने दरवाजे को हल्का खोल के रखा करती थी ताकि उसके हस्बैंड जब कैंटीन से रात में वापस आए तो वो आसानी से घर में आ सके और वो सो जाया करती थी। उस दिन भी यानी 28 अगस्त 2022 को भी वो दरवाज़ा खोल कर सो जाती है और उसके बाद ये दोनों लुटेरे उस घर में दाखिल होते हैं और घर में दाखिल होने के बाद पहले उस पत्नी का कत्ल करते हैं और ये इंतज़ार करते हैं कि जब उसका हस्बैंड घर में दाखिल होगा, जिसकी उम्र 54 साल थी, कृष्णा राव, जब वो उस घर में दाखिल होगा तो उसे भी कत्ल कर देंगे। होता भी यही है कि कृष्णा राव अपने घर में आते हैं, दरवाज़ा पहले से खुला होता है और ये लोग घात लगाकर पहले से बैठे होते हैं। जैसे ही वो उस घर में दाखिल होता है उसके बाद एक भारी वजनी चीज़ से वो कृष्णा राव के ऊपर हमला करते हैं और उसके बाद चाकू से उसके गले को काट देते हैं और फिर चाकू से उसके शरीर पर कई वार करते हैं। इस तरह से जब दोनों की मौत हो जाती तो फिर उस घर में जितने भी जेवर होते, पैसे होते, वो सारी चीज़ों को लूटते हैं और लूटने के बाद फिर वो वहाँ से फरार हो जाते हैं। फिर दूसरे दिन यानी 28 जो अगस्त था, उस दिन जब दूध वाली घर में आती है तो वो ये देखने के बाद शोर मचाती है जिसकी वजह से इस कत्ल का खुलासा हो सका था। अगर वो सारे लोग यानी जो कातिल थे वो दोनों, अगर वो शुरुआत में सामान नहीं खरीदते तो शायद इस कत्ल को सॉल्व होने में कुछ और वक्त लगता। कत्ल तो सॉल्व होता है लेकिन वक्त लगता, और उन दोनों के सामान खरीदने की ये वजह थी कि जिसकी वजह से ये कत्ल आसानी से खुल चुका था। ये थी आज की कहानी। इसी तरह की और कहानी सुनने के लिए हमारी इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं।